अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस किया कर रहे हैं कि गाइटन एंड हॉर फिजियोलॉजी का जो अब हमारे पास लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें हम उसके लास्ट के जो आपके पास कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे कि उसमें से कौन कौन से मेन पॉइंट हैं जो आप लोगों ने बेसिकली अपने नोट्स में राइट डाउन करना है या आप लोगों को याद होने चाहिए। सो यहाँ पे हमसे डिस्कशन की गई है कि कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी को हम डिस्कस कर रहे थे कि उसकी कैसे रेगुलेशन थी। फिर उसमें हमने ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन को ECF के अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद हमने आर्टर प्रेशर की रेगुलेशन डिस्कस की थी। अब हमारे पास जो नॉर्मल रेंजेस हैं और फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास ECF के, हमने वो डिस्कस करने हैं। अब देखो बेटा, हमारे पास ECF हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर ना आपके पास ECF का चार्ट दिया गया है। सबसे पहले तो टेबल जो 1.1 है पेज नंबर 7 पे, ठीक है। अच्छा, इसमें से हर एक रेंज आपने याद नहीं करनी, मेन आपने याद रखनी है, ठीक है। ये ECF में जैसे आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन याद रखना कि इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है ECF में, ठीक है। 40 आपके पास लिखी हुई है कार्बन डाइऑक्साइड, 40 mm ऑफ मर्करी, ये आपने याद रखनी है। सोडियम आयन की कंसनट्रेशन आपने याद रखनी है, ठीक है, जो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बाइकार्बोनेट आयन की याद रख लेना, ठीक है। सो जस्ट इनको ही याद रखना। और अच्छा, इसका एसिड बेस जो इसकी नॉर्मल वैल्यू है वो भी आपने याद रखनी है, जो इसकी 7.4 है pH मीन्स के, ठीक है। तो ये 3 या 4 वैल्यूज़ जो हैं वो बस आपने इसमें से याद रखनी है। अच्छा, इस टेप बस ये 4 वैल्यूज़ ही आप याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम आयन हो गई, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन कर लो और pH इसकी याद कर लो। अच्छा, ज़्यादातर आपसे सोडियम आयन के बारे में ही इसमें पूछेंगे क्योंकि वो उसका मेन एक जो है वो आयन है, ठीक है। सोडियम आयन के बारे में मेनली आपसे पूछते हैं कि मेन डिफरेंस इसमें क्या होता है ECF से, तो इसमें सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ही मेन डिफरेंस होता है, तो ये लाजमी आपसे पूछेंगे। अच्छा, इसमें अब क्या क्या रहा है जो इसने इतना नॉर्मल रेंजेस और फिजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग डाली हुई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, उसके बारे में उसने क्या कहा है कि उसने आपको एक टेबल दिया है, ठीक है, ECF में। उसमें आपको उसने नॉर्मल वैल्यूज़ बताई हैं, देन उसके बाद नॉर्मल रेंजेस आपको बताई हैं कि कितने तक हो सकती है, ठीक है, कि यहाँ तक वेरी कर सकता है, तो ये हमारे पास नॉर्मल ही है। देन मैक्सिमम लिमिट तक कहाँ जा सकता है, और अगर इससे ज़्यादा हो गया तो फिर आपके पास ऑब्वियसली कॉज डेथ करवाएगा। तो कौन सी ऐसी मैक्सिमम लिमिट है जहाँ तक अगर आयंस की कंसनट्रेशन चली भी जाए, ठीक है, तो डेथ अगर नहीं होती, तो वो इसने यहाँ पे आप लोगों को चार्ट दिया गया है, ये सारा आपने याद नहीं करना, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो नॉर्मल रेंजेस हैं आप लोगों को दी गई हैं, अगर इन नॉर्मल रेंजेस से जाहिर सी बात है रेंजेस एक्सीड कर जाएंगी, ठीक है, तो या कम हो जाएंगी, तो इसमें कोई ना कोई बॉडी के अंदर इलनेस है। अब यहाँ पे जितनी भी कंसनट्रेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे सोडियम आयन है, उसकी नॉर्मल जो है हमारे पास वो 142 mm, यहाँ पे देखो 142 हमारे पास mol पर लीटर है, ठीक है। अच्छा, इसकी नॉर्मल रेंजेस अगर 138 से 146 के दरमियान तक भी इसकी कंसनट्रेशन इसकी नॉर्मल, तो इट्स मीन्स कि ये हमारे पास नॉर्मल है। अगर इस वैल्यू से ज़्यादा ये आयन एक्सीड कर जाएगा, लाइक 115 से लेके 175 तक इसकी अगर जो है नॉन वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब ये कि आपके पास अगर मतलब लोअर वैल्यू एज 115 तक आ रही है, ठीक है, तो इट्स मीन्स कि अभी भी ये नॉन लीथल कंडीशन है, पेशेंट सर्वाइव कर सकता है। यहाँ अगर ज़्यादा से ज़्यादा 175 आ रही है, तो इन कंडीशंस के अंदर भी ना अब ये नॉन लीथल कंडीशन है, मीन्स कि यहाँ तक इसकी अप्रॉक्सीमेट लिमिट्स हैं, ठीक है, लोएस्ट एंड हाईएस्ट लिमिट्स आपको दी गई हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाए 175 से या 115 से कम हो जाए, तो इट्स मीन कि फिर ये आपके पास जो है वो हार्मफुल कंडीशन है। अच्छा, बहुत हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो आपको लिमिट्स दी गई हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको बताई गई है। उसके अलावा देखो आपके पास ना एक एग्जांपल दी गई है कि अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होती है तो एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे अगर कोई चीज़ बढ़ जाती है तो फिर वो डेथ कॉज करवाती है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी टेम्परेचर की यहाँ पे दी गई है, ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर 11 फ़ारेनहाइट या 7 डिग्री तक भी इंक्रीज़ हो जाता है अब नॉर्मल लेंथ से, तो आपके पास बॉडी में विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से सेलुलर मेटाबॉलिज्म आपके पास जो है इंक्रीज़ हो जाता है और वो सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो आपको एक हर एक चीज़ की नॉर्मल वैल्यूज, ये चीज़ें आप लोगों को याद नहीं करनी, जैसे आपके माइंड में होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर एसिड बेस बैलेंस है बॉडी का, नॉर्मल pH 7.4 है, ठीक है, अगर आपके पास लीथल वैल्यूज़ क्या होंगी 0.5 इधर साइड तक हमारे पास नॉर्मल हो सकती हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से इंपॉर्टेंट हमारे पास पोटेशियम आयन है, जब पोटेशियम आयन
जितने भी हमारे पास हैं, ठीक है, अगर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाए उसकी नॉर्मल से 1/3, मतलब लेस देन 1/3 नॉर्मल हो जाए, तो पर्सन जो है वो पैरालाइज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके नर्व जो हैं वो आपके पास सिग्नल्स को कैरी नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन 2 से 3 गुना बढ़ जाए, ठीक है, तो हार्ट के मसल जो होंगे वो सीवियरली डिप्रेस हो जाएंगे। और जो आपके पास कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन है, अगर वो नॉर्मल से 1/2 कम हो जाती हैं, ठीक है, सो पर्सन में एक टाइटेनिक कंट्रैक्शन मसल्स की होती है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस आपके पास जर्क्स होंगे। ये किसकी वजह से होंगी? क्योंकि आपके पास जो नर्व की इम्पल्सेस हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, उनकी जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। जब इसी तरीके से जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आपके पास नॉर्मल से कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपके पास मेंटल इरिटेबिलिटीज़ और आपके पास कन्वर्जेंस होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सारा आपको वो क्या बता रहा है कि मेन आपके पास क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जब ये कंसंट्रेशन नॉर्मल से कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपने अपने माइंड में रखनी है, या आगे क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाएगा तो उस वक्त ये चीज़ें काम आती हैं। अच्छा, ये अपने नोट्स में आप डाल सकते हैं। जैसे पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कैल्शियम आयन की डिक्रीज होती है कंसंट्रेशन तो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, या उसके इंक्रीज होने से। तो यहाँ पे जितनी एग्जाम्पल दी गई ये आप अपने नोट्स में आपने डाल ली हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये अब यहाँ पे वही नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताएगा कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये अप्रिसिएशन देती हैं एक एक्सट्रीम वैल्यू तक, ठीक है, और उसमें बेसिकली आपके पास एक पूरे बॉडी के कंट्रोल सिस्टम को कैसे ऑपरेट होना है, ये तमाम चीज़ें बता रही होती हैं। अगर इनके अंदर कोई चेंज आता है तो इसका मतलब आपके पास बॉडी के अंदर कोई ना कोई जो है वेलफॉर्मेशन है, बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज़ रन कर रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। तो इस पैराग्राफ में जैसे आपने ECF की जो है सोडियम आयन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, बाइकार्बोनेट की और एसिड बेस जो इसकी वैल्यू है, ये आपने वैल्यूज़ देखनी है एंड देन इन एग्जाम्पल्स को रिव्यू करना है कि कौन कौन सी आपके पास किस किस की कमी होने की वजह से या रेंज ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, होम्योस्टेसिस बेसिकली हमने पहले भी पढ़ा कि आपकी बॉडी के मैकेनिज्म को, इंटरनल इन्वायरमेंट को जो एक कांस्टेंट रेशियो मिलती है या एक कांस्टेंट कंट्रोल होता है, उसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, ठीक है। अब ये होता कैसे है, तो इसके अंदर बेसिकली आपके पास जो मेन होता है ना, वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ह्यूमंस के अंदर जितना भी इंटरनल इन्वायरमेंट कंट्रोल रहता है वो बेसिकली नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू रहता है, ये आपसे सवाल किया भी जाता है, ठीक है। सो अब नेगेटिव फीडबैक नेचर ऑफ मोस्ट कंट्रोल सिस्टम की हेडलाइन जो हेडिंग है उसमें क्या कह रहे हैं कि आपके पास ना जितनी भी आपकी बॉडी के कंट्रोल सिस्टम है वो ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक के सिस्टम के थ्रू ही आपके पास क्या होते हैं, बेसिकली कंट्रोल हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पीछे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पढ़ी थी, ठीक है, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो पल्मोनरी वेंटिलेशन ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से ECF के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन जो है जो उसकी कंसंट्रेशन थी, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि लंग्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में इसको इन्वायरमेंट में आपके पास एक्सपेल कर रहे होंगे, ठीक है। सो वो बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से बाहर इस तरीके से हो रही तो कंसंट्रेशन दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। तो ये भी क्या हुआ कि ये भी नेगेटिव स्टिमुलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो फिर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ऑपरेट होता है, ठीक है, और फिर वो इसके कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करवा देता है, ठीक। तो मतलब उसको जो उसकी मैकेनिज्म है यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि ऑपोजिट इफेक्ट दे रहा है ना कि अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है बॉडी में तो उसको डिक्रीज़ करवा रहा है, तो यहाँ पे वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आपके पास आर्टियल ब्लड प्रेशर है, आर्टियल ब्लड प्रेशर के रेकोगनिशंस में अगर हमारे पास हाई प्रेशर होता है तो उसमें भी हमारे पास जो है अगर प्रेशर हाई हो गया तो हमने पूरे मैकेनिज्म पढ़े थे कि फिर उसमें क्या होगा कि बॉडी जो है जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो आपके पास एक्टिवेट होते हैं और बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि उस प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। सो जनरली अगर हम बात करें आपके पास क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीज़ बढ़ जाती है या कम हो जाती है सो उसमें ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इनिशिएट होता है, ठीक है, और फिर वो सीरीज़ ऑफ चेंजेस लाता है कि जो भी मैकेनिज्म है उसके थ्रू किस चीज़ को कंट्रोल करना है और इस तरीके से बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। सो इसमें जो मेन पॉइंट है जो आपने नोट डाउन करना है, जिसे याद रखना है, वो ये याद रखना है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे जो कंट्रोल सिस्टम है ना उसमें जो मेन
पाथ फॉलो हो रहा होता है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हो रहा होता है। मतलब आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो उस अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है उसमें जो मेन रोल होता है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का ही होता है, वही परफॉर्म हो रहा है। सो बेटा यहाँ पे आपने जस्ट इसी चीज़ को माइंड में रखना है कि आपकी बॉडी के अंदर मेन रोल नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का होता है। अच्छा, ये जस्ट आपके पास समझ में आना चाहिए और इस सिर्फ ये पॉइंट आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, इसको लिखना नहीं है कहीं भी, ठीक है। बस आपने ये लिखना है कि आपकी बॉडी में मोस्टली जो कंट्रोल सिस्टम है वो किस चीज़ को फॉलो करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को। अच्छा, उसके बाद है गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम बेसिकली क्या होती है, ये डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस होती है, ठीक है, कि बेसिकली कितना एफिशिएंटली आपके पास जो है वो कांस्टेंट जो भी आपके पास कंसंट्रेशंस को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करता है, कौन सा उसकी डिग्री इफेक्टनेस की होती है। मतलब उसका 90% वो अपनी एफिशिएंसी शो कर रहा है, 95% शो कर रहे हैं, कितने परसेंट शो कर रहा है, ये चीज़ हमने देखनी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि द डिग्री ऑफ द इफेक्टनेस विच आर कंट्रोल सिस्टम मेंटेन कॉन्स्टेंट कंडीशंस इज डिटरमाइंड बाय गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। कि बेसिकली जो डिग्री ऑफ इफेक्टनेस होती है, जो बॉडी को एक कांस्टेंट कंडीशंस में रखती है, वो किसके थ्रू हमें मिल रही है, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के अंदर मिल रही है। फॉर एग्जांपल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास अब समझने वाली चीज़ें हैं, इसमें से ज़्यादा चीज़ें आपने लिखनी नहीं है, ठीक है, जस्ट समझनी है। फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम करो कि एक लार्ज ब्लड जो है एक पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूट किया गया है, ठीक है, और उसका जो बैरल रिसेप्टर्स का फंक्शन है वो काम नहीं करा। तो अब जो उसका आर्टरियल प्रेशर है, ठीक है, नॉर्मल हमारे पास 100 mm ऑफ मर्करी होता है, अब वो हमारे पास 100 से 175 mm मर्करी चला गया। और अज्यूम करें यही सेम आपने ब्लड जो है वो दूसरे पर्सन में डाला है जिसके अंदर बैरल रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं। सो उस वक्त तो उसका प्रेशर है वो राइज हमारे पास जो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, उसमें सिर्फ 25 mm ऑफ मर्करी का इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे दो चीज़ें बता रहा है। अब जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होगा इसमें देखो, जिसमें बैरो रिसेप्टर थे ना, उसमें अब देखो फीडबैक करेक्शन उसने कितनी की, 50 mm ऑफ मर्करी। सो इसका मतलब यहाँ पे ये दो बेसिकली बैरो रिसेप्टर्स एक पर्सन में है और दूसरे में नहीं है, वहाँ उसमें अगर ब्लड ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उस वक्त बेसिकली बॉडी कैसे रिएक्ट करती है उस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। सो ये बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इस कंट्रोल सिस्टम का गेन देख रहे हैं, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि जिसके अंदर बैरो रिसेप्टर काम कर रहे थे उसका प्रेशर जो है वो 125 mm ऑफ मर्करी तक ही इंक्रीज़ हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो कि इंक्रीज रिमेन कितना हुआ है, 25 mm ऑफ मर्करी, ये हमारे पास एरर आ रहा है। इसका मतलब है कि कंट्रोल सिस्टम आपके पास परफेक्टली 100% काम नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि हर सिस्टम के अंदर ना आपके पास एरर होता है, ये रूल है आपके पास, ठीक है, कि आपके पास हर चीज़ के अंदर एरर ज़रूर होता है, कोई भी चीज़ जो है वो 100% परफेक्ट काम नहीं करती। सो अब यहाँ पे जो आप गेन कैसे निकालोगे कि कितना एरर आ रहा है सिस्टम में, तो फॉर्मूला था गेन इज इक्वल्स टू करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर कितना आया है। अच्छा देखो, अब बैरो रिसेप्टर की एग्जांपल जो ली थी इसमें जो हमारे पास करेक्शन करनी है वो 50 mm ऑफ मर्करी की करनी है, ठीक है, और जो एरर परसिस्ट करा अभी तक वो 25, मतलब करेक्शन कितनी हुई है, 50 हुई है, किसमें, जो जिसके अंदर बैरो रिसेप्टर थे, और एरर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो इस पर्सन का जो आपके पास बैरो रिसेप्टर्स होगा, आप उसमें किस तरीके से उसका गेन निकलेगा, बैरो रिसेप्टर का 50 को डिवाइड कर दोगे 25 से, तो हमारे पास -2 आया, ठीक है। इसका मतलब कि डिस्टर्बेंस जो कि इंक्रीज करी या डिक्रीज करी आर्टरियल प्रेशर को, वो 1/3 एज वुड कंट्रोल सिस्टम अगर प्रेजेंट ना होना तो उसमें बेसिकली इंक्रीज ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा, अब गेन दूसरे फिजियोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम का जो हमारे पास आता है वो बैरो रिसेप्टर से ज़्यादा आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंटरनल बॉडी टेम्परेचर की, तो जब एक पर्सन आपके पास कोल्ड में जाता है तो उसका गेन -33 आता है, ठीक है। सो इसका मतलब कंट्रोल सिस्टम जो है वो बैरो रिसेप्टर्स के मुकाबले में बेसिकली बहुत ज़्यादा आपके पास क्या है, एफिशिएंट है, ठीक है, मोर इफेक्टिव है देन बैरो रिसेप्टर कंट्रोल सिस्टम में, ठीक है। सो आपके पास ना जस्ट, अच्छा ये निकालना नहीं है आप लोगों ने, जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल समझाई गई है, ये आपको एक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की इंपॉर्टेंस होती क्या है, कि मतलब आपके पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कैसे आपकी बॉडी को एक रेगुलेट करा होता है। सो इसमें आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी, जस्ट इसको समझना है, ठीक है, कि बॉडी में तो अब तक ये चीज़ें आपने नहीं लिखनी, जस्ट आपने ये देखना है कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम आपकी बॉडी के जितने भी कंट्रोल सिस्टम है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है। देन आपके पास गेन कैसे निकलता है, गेन इसे कहते हैं, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आपके पास है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आपके पास कभी कभी विशियस साइकिल भी इनिशिएट करवा देता है और डेथ भी कॉज करवाता है,
ठीक है, ये चीज़ आपने, ये सारी चीज़ें आप समझने वाली हैं। देखो अब एक पर्सन यहाँ पे जैसे आपसे कहा गया है कि आपसे एक पर्सन आज कह सकता है कि कंट्रोल सिस्टम जो बॉडी का है वो क्यों हमेशा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को ही फॉलो करता है, क्यों वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को नहीं करता। अगर हमारे पास हम नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का मैकेनिज्म देखें तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों बेसिकली हमारे पास जो है वो बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव सिस्टम ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और क्यों हर जगह फीडबैक पॉजिटिव सिस्टम जो है उसका लाजमी नहीं है कि वो आपके पास जो है वो इनिशिएट हो, क्योंकि वो स्टेबिलिटी से ज़्यादा डेथ की तरफ पेशेंट को ले जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखो आपके पास ये फिगर दी गई है 1.3, ठीक है, ग्राफ जो आपको दिया गया है इसमें आप देख सकते हो। इस ग्राफ में बेसिकली वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आपके पास एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। इसमें हमारे पास आपको पता है हार्ट की यहाँ पे पंपिंग इफेक्टनेस भी दी गई है, वो नॉर्मली 5 लीटर होती है, ठीक है। अगर सडनली कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें जो है वो 2 लीटर किसी भी पर्सन का ब्लड जो है वो बॉडी से सडनली मतलब ब्लीडिंग के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। उसका बेसिकली क्या हुआ, बॉडी में हमारे पास डिक्रीज हो गई ब्लड की, जो आपके पास का फ्लो था वो कम हो गया, ठीक है। और अब जो हार्ट है उसके बाद इतना ज़्यादा भी पंपिंग इफेक्टनेस नहीं है कि वो 5 लीटर को ही अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि 2 लीटर तो आपके पास वेस्ट हो गया, ठीक है। इसके नतीजे में आर्टरी प्रेशर फॉल होगी, हार्ट के मसल जो हैं वो कॉर्नी जो उसकी ब्लड सप्लाई है वो भी हमारे पास कम हो जाएगी, हार्ट की वीकनिंग होगी और फर्दर हमारे पास जो है वो कॉर्नी ब्लड फ्लो कम होता जाएगा और वीकनेस हार्ट की होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये साइकिल इट्सेल्फ अगेन एंड अगेन रिपीट करता रहता है जब तक आपके पास डेथ ना हो जाए। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एक ब्लीडिंग हो रही है, हार्ट की वीकनेस हो रही है, वो उसी तरीके से साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है, अगर उसने पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को एक्टिवेट करवाया। इसलिए आपके पास जो पॉजिटिव फीडबैक है वो विशियस साइकिल आपके पास कॉज करवाता है, ठीक है। अगर माइल्ड डिग्री भी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो ओवरकम हो किसके थ्रू हो जाता है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बॉडी से करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास क्या है कि एक पर्सन की ब्लीडिंग 1 लीटर हो रही है, ठीक है, इंस्टेड 2 लीटर, तो नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, कार्डिक आउटपुट को आर्टरी प्रेशर को बैलेंस कर देगा, ठीक है, ओवरकम कर देगा फीडबैक सिस्टम में, और इस तरीके से वो बेसिकली बचा जो भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले हैं वो बच सकते हैं। लेकिन देखो उसमें समझाने की इसने क्या कोशिश की कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, इसमें अगर विशेष साइकिल ब्लीडिंग एक्टिवेट होती हैं, ठीक है, अगर 1 लीटर तक आपके पास ब्लीडिंग होती है तो बॉडी को ओवरकम कर लेता है कौन, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो ओवर पावर हो जाता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू, और वो बेसिकली बॉडी में जो आपके पास फ्लूइड की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखता है और सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखता है। लेकिन अगर 2 लीटर से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो फिर विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाती है। विशियस साइकिल क्या है कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब वो साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, ठीक है, कि मतलब ब्लड का फ्लो कम हो, उसकी वजह से आर्टरी प्रेशर फॉल होगा, ब्लड का फ्लो हार्ट के मसल तक नहीं जाएगा, कॉर्नी सप्लाई जो होगी वो डिस्टर्ब होगी, फर्दर इस तरीके से हार्ट की वीकनिंग होगी, और इस तरीके से पेशेंट, अब जाहिर सी बात है जब वो एक्सीड कर जाएगी एक नॉर्मल लिमिट से, उसकी लिमिट ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी ब्लड की, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डेथ की तरफ चला जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आपके पास, अगर इसमें ये समझो कि एक चीज़ अगर कम हो रही है, ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो एक्टिवेट होगा ना वो उसको और ज़्यादा कम करता जाएगा, तो ये तो डेथ कॉज करवाएगी। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है, ऑपोजिट इफेक्ट करता है कि अगर कोई चीज़ बढ़ रही है बॉडी में तो उसको वो डिक्रीज़ करवाता है, और अगर कोई चीज़ बॉडी में डिक्रीज़ हो रही है तो उसमें नेगेटिव फीडबैक सिस्टम उस चीज़ को इंक्रीज़ करवाता है। इस तरीके से वो काम करता है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लेकिन पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ना काफ़ी जगह पे आपके पास यूज़फुल भी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपके पास नेक्स्ट हेडिंग दी गई उसमें वो क्या कह रहे हैं कि कुछ जगहों पे बॉडी में पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, उसमें जब ब्लड आपके पास वेसल्स रप्चर होती हैं तो वहाँ पे क्लॉट बनता है, फिर मल्टीपल एंजाइम वहाँ पे आते हैं, कोगुलेटिंग फैक्टर्स आते हैं जो वहाँ पे क्लॉटिंग करवाते हैं, ठीक है, और इसमें से कुछ एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिवेटेड भी होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो ये प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है और हमारे पास ब्लीडिंग नहीं होती। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आया कि एक क्लॉट बना, फिर उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर्स आया और फर्दर उसको जो है उसने स्ट्रॉन्ग बनाया, और उस तरीके से वो बेसिकली ब्लीडिंग जो है वो रुक गई, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट जब ये इनिशिएट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर दूसरे इक्वेशंस पे आप देखते हो, ठीक है,
अगर ये आउट ऑफ हैंड चला जाता है, अगर ये हमारे पास जो क्लॉट्स हैं, अगर अनवांटेड क्लॉट्स बनते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास मोस्ट एक्यूट हार्ट अटैक में बनते हैं, सो वहाँ पे जो क्लॉटिंग बिगिन होती है आपके पास आर्थरोस्क्लेरोटिक प्लग बनता है, ठीक है, और फिर ये कॉर्निया आर्टरी को ब्लॉक करता है। मतलब किसी जगह पे तो देखो ये इफेक्टिव है। अच्छा, लेकिन ओवर हो जाए अगर ये ब्लीडिंग कहीं पे भी, मतलब क्लॉट बनना शुरू हो रहा है, ठीक है, अगर ब्लीडिंग नहीं भी हुई, जैसे हार्ट में आपके पास जो है वो कॉर्निया आर्टरीज के अंदर कोई क्लॉट बन जाता है, तो वो फर्दर क्लॉटिंग फैक्टर उसको और ज़्यादा बड़ा करते हैं, तो वो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। तो वहाँ पे ये एज आपके पास क्या कह रहे हैं कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। इसी तरीके से चाइल्ड बर्थ जो है वहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है कि यूट्राइन कंडीशंस पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। बेबी का जो हेड है वो सर्विक्स के अंदर मूव करता है, ठीक है। फिर सर्विक्स जो है वो सिग्नल्स देता है यूट्राइन मसल्स को, यूट्रस को, और फिर और ज़्यादा पावरफुल कंट्रैक्शंस होती हैं। तो यहाँ पे जो सर्विक्स के स्ट्रेच होने की वजह से आपके पास कंट्रैक्शंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं। सो ये आपके पास क्या है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है। अच्छा, जब ये प्रोसेस होता है और पावरफुल हो जाता है तो बेबी जो है वो बॉर्न हो जाता है। अगर ये पावरफुल ना हो कॉन्ट्रैक्शंस और बार बार डाई होती रहें कॉन्ट्रैक्शंस, तो बेसिकली आपके पास जो है बर्थ में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे चाइल्ड बियरिंग के अंदर जो सर्विक्स की कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो बेसिकली एज अ पॉजिटिव फीडबैक तौर पे काम करती हैं। दूसरी एक और एग्जांपल है आपके पास पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की, नर्व सिग्नल वाली है, ठीक है। अच्छा, नर्व सिग्नल्स के अंदर क्या है हमारे पास कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी हमारे पास जो मेम्ब्रेन है नर्व फाइबर्स की वो स्टिमुलेटेड होती हैं तो सोडियम आयन के अंदर स्लाइटली चेंज आता है, ठीक है। और सोडियम आयन जब आपके पास इंटर हो जाते हैं, जब भी उसकी एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जो उसका आपके पास थ्रेशोल्ड डेवलप होता है, उसके बाद बेसिकली क्या होता है सोडियम आयन इनसाइड जाते हैं, तो आपके पास मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर चेंजिंग्स आती हैं जिसकी वजह से और ज़्यादा सोडियम चैनल ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और आपके पास क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगी। सो ये जो एक्शन पोटेंशियल की जनरेशन वाला बेसिकली आपके पास फंक्शन है, ये भी बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इन ईच केस पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यूजफुल भी है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास बॉडी में जो है वो नॉर्मल प्रोसेस के लिए नेगेटिव फीडबैक सिस्टम बॉडी को ऑपरेट कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा देखो, अब ब्लड क्लॉटिंग वाला था, उसमें पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारे पास जो है वो आपके पास एक नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो नॉर्मल बॉडी के वॉल्यूम को कर रहा है, तो वहाँ पे इसका एक पॉजिटिव रोल आ रहा है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास नर्व्स की कंट्रोल में भी, ठीक है, अच्छा नर्व्स की कंट्रोल के अंदर भी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल दी गई, ये सिर्फ आपने समझनी है, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा नोट में आप लिख सकते हो कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं, कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बॉडी में आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होता है या यूजफुल होता है, तो इसको एक बार देख लेना। अच्छा, लास्ट जो पैराग्राफ है इसके अंदर आपके पास क्या बता रहे हैं कि मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम या एडेप्टेशंस के बारे में बता रहे हैं। सो बेसिकली हम यहाँ पे वही बताया कि आगे चल के आप नर्वस सिस्टम को पढ़ोगे, ठीक है, और उसका कंट्रोल मैकेनिज्म पढ़ोगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल आपको फीडबैक सिस्टम आपके पास डिस्कस हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ कह रहे हैं कि बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, एग्जाम्पल देने हैं आपको, कि जहाँ पे कुछ जो मूवमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिडली होती हैं, ठीक है। सो उनको उनकी नर्व सिग्नल्स को बेसिकली पेरिफेरल बॉडी के पार्ट्स तक ना, ब्रेन से लेके पेरिफेरल तक पहुंचने में, फिर कंट्रोल मैकेनिज्म करने में, उसमें बेसिकली इतना ज़्यादा वो एफिशिएंटली काम नहीं करती, ठीक है। सो वहाँ पे आपके पास ना ब्रेन यूज़ करता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मैकेनिज्म मसल्स की कंट्रैक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक बार कोई सेंसरी नर्व सिग्नल जो हैं उन्होंने ब्रेन से मतलब ट्रांसमिट हुई हैं और मूवमेंट करवाई है, ठीक है, अगर जो फीडबैक मतलब एक बार अगर कोई भी चीज़ जो है ना एडेप्टिव, ये कंट्रोल सिस्टम को सिंपली डिस्कस कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बार अगर कोई भी सिस्टम आपकी बॉडी का जो है वो एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, और वही रिपीटेडली फंक्शन हो रहा है, हर बार मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो लास्ट टाइम से ज़्यादा अच्छी अब इस टाइम होगी, क्योंकि अब बॉडी ने जो है उस चीज़ को अडेप्ट कर लिया। तो ये एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम होता है, ठीक है। सो एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो डिलेड नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म में होता है कि फॉर एग्जांपल देखो, बॉडी में आपके पास मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, लेकिन जो उसका पाथ फॉलो हुआ है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंटली नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम अगर वही चीज़ स्टिमुलेट होगी तो बॉडी अब उस चीज़ की अडेप्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपके पास फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम में, या आप जो है इसमें
एडेप्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। अच्छा, समरी में सिर्फ आपको क्या बताया गया है कि इस चैप्टर का पॉइंट क्या है कि आपको पता है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की किस तरीके से हुई है, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास बॉडी में जो है बेसिकली कितने सेल्स हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। और हर एक फंक्शन जो है वो हर एक बॉडी का स्ट्रक्चर अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, उसके बॉडी इंटरनल वन को मेंटेन रख रहा होता है ताकि वो बॉडी के जो सेल्स हैं वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक अपनी लाइफ को कैरी ऑन कर सकें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑटोमेसिटी के बारे में दूसरे कंट्रोल सिस्टम आपको बताए गए हैं। अगर उनके अंदर कोई भी बॉडी में अगर कोई भी चेंजिंग्स आते हैं एक नॉर्मल फंक्शंस के मुकाबले में, तो उसकी वजह से जो है वो बॉडी में इलनेस भी हो जाती है और डेथ भी अकर हो सकती है। तो ये जस्ट ओवरऑल था। अब देखो इसमें जो आज का लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो। आपके पास ECF एंड ICF का जो आपके पास चार्ट था उसमें से सिर्फ आपने ECF की 4 जो कंसंट्रेशन है उनको देखना है, और बेसिकली आपकी बॉडी में किस किस तरीके से जो है वो आपकी बॉडी में अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, किसी आयन का डिक्रीज होता है, तो उस वक्त क्या फ़र्क पड़ता है वो आपने देखना है। कैरेक्टरिस्टिक और कंट्रोल सिस्टम की आपने हेडिंग डालनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि बॉडी जो है वो मेनली किसके थ्रू काम करते हैं, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू। इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड की याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल, और जो आर्टियल ब्लड प्रेशर है उसकी। अच्छा, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम की सिर्फ आप डेफिनेशन लिख लो और उसका फार्मूला लिख लो, ठीक है। ये जस्ट लिख लो, इतना पूछा नहीं जाता। अच्छा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की विशुअल साइकिल आप देखना, ये लाजमी ही करनी है, ठीक है। कि बॉडी के अंदर क्यों बॉडी जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को ही फॉलो करती है, क्यों वो पॉजिटिव को नहीं करती, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो विशुअस साइकिल को जनरेट करवा देता है, तो इसकी वजह से डेथ भी पर्सन की हो सकती है। सो इसलिए बॉडी ज़्यादातर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के थ्रू ही काम करती है। अच्छा, उसके अलावा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहाँ कहाँ यूज़फुल होता है वो एग्जाम्पल आपने याद रखनी है, अपने नोट्स में लिख लेना कि बेसिकली जो है चाइल्ड बर्थ के लिए, या आपके पास इसी तरीके से अगर हम बात करें कि चाइल्ड बर्थ के अलावा जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए, ठीक है, उस वक्त आपके पास पॉजिटिव फीडबैक और क्लॉटिंग के फैक्टर के लिए अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उस वक्त, ठीक है। और उसके अलावा अडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम है, उसकी सिर्फ डेफिनेशन लिख लीजिएगा। तो आई होप यहाँ तक ये चैप्टर समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे जो है कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूंगी। और इसकी पूरी अब इस चैप्टर की पूरी एक सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, इस बुक के और भी इसी तरीके से हर एक चैप्टर्स की इस तरीके से नोट्स किस तरीके से बनाने और कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, अगर इससे रिलेटेड वीडियो ऐसी हर चैप्टर से रिलेटेड अगर और भी वीडियोस चाहिए गाइटन एंड हॉल फिजियोलॉजी से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ताकि फिर मैं आगे जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनकी भी इसी तरीके से समरीज बनाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा ऑनलाइन जूम क्लासेस होती हैं MBBS के सब्जेक्ट से रिलेटेड, हर एक सब्जेक्ट की होती हैं, तो अगर उसमें भी आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप यहाँ तक आज का लेक्चर जो आप लोगों को सही से समझ आ गया होगा। अब बाकी सारी चीज़ों को जो है वो फिर हम नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट्स, और आपको अगर इससे